वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11। अब तक हम क्लास 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लीजिए। और कंटेंट का आइडिया अब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को मिल ही गया है, तो अब आप चैनल को लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी जैसा आप सबको ठीक लगे। तो आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बड़ा हेक्टिक लगता है ये, और इसीलिए हम इसको आज थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में हमें बैक्टीरियाज एंड ऑल काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरह की एल्गे पढ़ाई जाती हैं, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो बिना किसी बात की देरी करते हुए और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। हाँ जी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमें यह समझना है कि करा क्यों क्या था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली प्रोसीजर था ऑर्गेनिजम्स जितने भी थे ना अपने पास, उनको अरेंज करने के लिए कि ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, इनको बेसिकली क्लासीफाई कर दिया जाए। हमें पता होना चाहिए कि क्या कैसे है। इंसान के अंदर हमेशा से ये चीज़ एक बहुत तगड़ी रही है कि वो चाहता है कि उसे सब पता हो, ठीक है, पर ऐसा वो कभी भी नहीं अचीव कर पाएगा। आई थिंक अभी तक तो नहीं कर पाया है, और आगे भी बहुत सी चीज़ें रह ही जाएंगी। तो अब क्या है, उसने क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांटना है उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है जी, या डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज जो हमने अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था उसके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या क्या। तो आप जैसा कि जानते हो कि हमारे पास हम लोग अभी तक सीख के आ चुके हैं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, दैट इज 17-18 लाख, राइट। तो इतनी स्पीशीज को सारे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ पकड़ के, हर स्पीशीज का अगर आप एक भी लेते हो ऑर्गेनिज्म, तो आप खुद समझ जाओ कि आपको इतने ऑर्गेनिजम्स तो एटलीस्ट टटोलने पड़ेंगे ना, उनको लेके उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि कॉमन कैरेक्टर्स वालों को एक जगह क्लासीफाई कर दिया कि ये भैया एक जैसे हैं, ये एक जैसे फीचर्स शेयर करते हैं। तो बस इतना याद रखना है हमें। सेकंड चीज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन तो हो ही रही है हमारे पास। तीसरी चीज़ ये है कि ये क्लासिफिकेशन से हमें उनके बीच का रिलेशन भी पता लगता है। अगर आप एक जगह किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके आप एक जगह रख रहे हो, मान लो आप एग्जांपल ले सकते हो कि हम अभी 9th में भी एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें हम मैमल्स में किस किस को रखते हैं। बेसिकली मैमल्स में हम एप्स को भी रखते हैं, ह्यूमंस को भी रखते हैं, और प्राइमेट्स होते हैं उसमें, नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो उन सब के बीच में कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टर है ना, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसे मिल जाते हैं हमको कई जगह, प्लस अपना जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक जैसा मिल जाता है। तो सेम इस तरीके से हम उनके बीच का रिलेशनशिप समझ पाते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन कितनी हुई। क्लासिफिकेशन हमारे पास 3 तरह की हुई। सबसे पहले हुई हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो पहला हमने लिया था जी आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए जाएंगे, ठीक है, जिससे ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कर ली जाएगी, उनको एक जगह ग्रुप कर लिया जाएगा। तो फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनाइमा या अनाइमा। मैं आपको बता देता हूँ, एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। ज़्यादातर हम लोग उनको बायो में हम साइंटिस्टों के नाम कैसे यूज़ करते हैं, एरिस्टोटल चचा। तो एरिस्टोटल चचा थे, यही बोल लो, ठीक है। एरिस्टोटल चचा ने क्या करा, प्लांट्स लिए भाई सब, और फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग के बेसिस पे रखे उन्होंने, ठीक है। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग दो कैटेगरी में यहाँ बांट दिया, और 3 क्राइटेरिया उन्होंने और लिए। बेसिकली उन्होंने 3 जगह बांटा इन 2 के बेसिस पे, ठीक है। उन्होंने कहाँ कहाँ बांटा, ट्रीज जो कि टॉल थे, श्रब्स जो कि झाड़ियाँ थी, हर्ब्स जो कि भैया आप समझ ही सकते हो, जड़ी बूटी टाइप्स, ठीक है। उन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन लिया। तो अब क्या सीन होता है कि उन्होंने एनिमल्स में क्या करा, जिसके पास भाई साहब रेड ब्लड था, ठीक है, उन्होंने उसको तो नाम दे दिया एनाइमा। एनाइमा। जिसके पास रेड ब्लड नहीं था उसको उन्होंने नाम दिया इनाइमा, ठीक है। इतनी चीज़ हमको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बस नीड्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करा जाता था, ठीक है, कि भैया हमारी ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, अब इस चैप्टर में ना अगर आप डिटेल में जाना चाहो तो बहुत जा सकते हो, और स्कूल लेवल पे इतने ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं।
कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एमसीक्यूज। अच्छा, अब जैसे कि एमसीक्यूज आने लग गए हैं तो वो तगड़े लेवल के आ भी सकते हैं, आई एम नॉट डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो इसके बाद से अब हम भाई साहब अपना सेकंड वो देख लेते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नेचुरल सिस्टम, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में आप क्या देखते हो, कुछ कैरेक्टर्स की आप साथ में स्टडी करते हो, फिर उनमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज निकालते हो, ठीक है, और बेसिकली उनके नेचुरल रिलेशनशिप को आप उसमें स्टडी करते हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये दिया किसने था, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लें यार, हाँ, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। ये साइंटिस्ट नेम है, इंपॉर्टेंट है, 11th में क्वेश्चन बन जाता है इस पे, ठीक है। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी हम इसको बोल देते हैं, और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, टेक्स कंपेरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और उसके बाद से आफ्टर दिस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, या देखो क्लासिफिकेशन तो शुरुआत से ऐसे ही होती आ रही है, राइट, डिससिमिलैरिटीज और वो देखी गई, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या करा था उन्होंने उनके स्टडी नहीं करी थी। बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या दिखता है, जो भैया फूल लग रहा है नहीं लग रहा है ना, उसके बेसिस पर उन्होंने बस देखने के ऊपर कर दिया था। बेंथम एंड हुकर ने और साइंटिफिकली अप्रोच करा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमको अच्छे से याद रखनी है कि बेंथम और हुकर ने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को टैकल करा था, और एरिस्टोटल ने ये दिया था, ठीक है। उसके बाद से हम तीसरा सिस्टम ले लेते हैं जी। तीसरे सिस्टम हमारे पास है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये अपने पास क्या कहता है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये कहता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी, आपको वो लेना ही पड़ेगा। तो इस सिस्टम में क्या है, क्लासिफाई जब करा जाता है तो इवोल्यूशन अर्थ पे कैसे हुआ, प्रिमिटिव से हाईली इवॉल्व हम लोग बने हैं। अब कहने को तो हम लोग मछलियों से बने ना, तो ऐसे कैसे बन गए भाई, तो ये आपको फाइलोजेनेटिकली भी पूरा स्टडी करना पड़ता है। फाइलोजेनेटिक का मतलब है पुरानी जेनेटिक्स क्या थी, वो कैसे क्या इवॉल्व हुआ, और कैसे हम लोग प्रिमिटिव से, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ये एक तुम्हें मैं बहुत तगड़ा लाइफ हैक दे रहा हूँ, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, पुराने हिसाब किताब का, प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व, ठीक। अच्छा, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि टाइप ऑफ सिस्टम, ये जितने इतने सारे 3 तरह के सिस्टम हमारे सामने आए, बट इनमें से कुछ बातें लेकर किंगडम सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। तो किंगडम सिस्टम इन्हीं के साथ साथ फॉलो होता आ रहा था अब तक। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, इज नेसेसरी। अच्छा, तो किंगडम सिस्टम इसके साथ साथ चलता आ रहा था, है ना, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। तो किंगडम सिस्टम, जब 2 किंगडम में प्लांटे एनिमिलिया थे, 3 किंगडम में प्लांटे प्रोटिस्टा एनिमिलिया आए, 5 किंगडम में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमिलिया आए। अच्छा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एज प्रपोज बाय लिनेनस। मैंने आपको बताया था 2 किंगडम लिनेनस ने बनाया था। इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किस बेसिस पे करा था, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। 3 किंगडम सिस्टम हैकल्स ने दिया था। उन्होंने क्या करा, यूनिसेलुलर एनिमल्स को सेपरेट करा, एल्गे को सेपरेट करा, और फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, और एक नया किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया हमें R.H. विट्टाकर ने। उन्होंने क्या करा, ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिर्फ 5 किंगडम में यूज हुआ। इसके बाद से एक आदमी हमारे पास और आया जिन्होंने 6 किंगडम वाला सिस्टम चलाया, जिसको हमने नाम दिया कार्ल वूज,
ठीक है, उन्होंने 6 किंगडम बनाया। उन्होंने क्या करा था बेसिकली, उन्होंने क्या करा था बेसिकली कि 2 बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया, उन्होंने उन दोनों को अलग अलग किंगडम बना दिया था। अब मैं ये नहीं कहता कि यही सिस्टम हमेशा चलता आएगा यार, जब 2 से 3 आ गया, 3 से 5 आ गया, है ना, और चीज़ें बदलती रही, तो अब ऐसा तो नहीं है ना एक ही चीज़ रह जाएगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। वैसे अभी हम एक आउटलुक ले लेते हैं सारे किंगडम्स का। ये टेबल एनसीईआरटी से लिया है मैंने और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनेरा में सेल टाइप क्या दिया गया है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। मीन्स आपको इस टेबल को याद करना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये समझो कि सेल टाइप सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में यूकैरियोटिक है, आप देख सकते हो। अच्छा, सेल वॉल मोनेरा की कैसी बनी है, नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड बनी है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, बेसिकली प्रोटिस्टा में पेलिकल होती है, अभी आगे हम देखेंगे डिटेल में। पेलिकल लेयर इसके ऑर्गेनिजम्स के पास ज़्यादातर मिलती है। फंजाई में विदाउट सेलुलोज, फंजाई में विदाउट सेलुलोज, ठीक है जी। और प्लांटे में प्रेजेंट विद सेलुलोज, सेलुलोज हमें पता है यार ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो ये इजी है। एनिमिलिया, एनिमल्स में तो सेल वॉल होती नहीं ना, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट है, तो ये इजी है याद करना, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अब ऐसे चलो कि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, राइट। तो जब आप मोनेरा से चलोगे सेलुलर, ये भी सेलुलर। अच्छा अब फंजाई इससे बड़ा है प्रोटिस्टा से, तो यहाँ क्या आ गया, मल्टी सेलुलर स्लैश लूज टिश्यू। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लूज टिश्यू। मल्टी सेलुलर तो हो गया पर साथ में लूज टिश्यू भी है। अच्छा अब प्लांटे इससे बड़ा हो गया, तो इसके पास क्या आ गए, टिश्यू स्लैश ऑर्गन आ गए। अब प्लांटे से भी बड़ा है, एनीमिलिया आ गया, इसके पास टिश्यू तो है ही है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम आ गया इसके पास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा के पास क्या है, ऑटोट्रॉफिक है मोनेरा। ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरह का है, कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक भी है वो, हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है। पैरासिटिक मतलब किसी को इन्फेक्ट करके कर लेगा, सेप्रोफिटिक मतलब किसी को डीकम्पोज करके खा लेगा। प्रोटिस्टा को अगर आप देखो तो ये ऑटोट्रॉफिक है जिसमें कि फोटोसिंथेटिक है, एंड हेट्रोट्रॉफिक है यानी कि किसी और के बनाए खाने पे फीड करके ये जिंदा रह सकता है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है बेसिकली, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, ये 2 ही रिलेशन शो करती है आपस में। प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, हमें सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, मीन्स बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जिसका हमें आंसर पता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स, हम लोग नेचर पे डिपेंड हैं, जो प्लांट उग रहे हैं उन्हें खा रहे हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं। होलोजोइक का मतलब है हम दूसरे जानवरों को खा पी लेते हैं, ठीक है। और सेप्रोफाइटिक तो हम है ही हैं। तो अब हमने एक यहाँ पे आउटलुक देख लिया है, अब हम आगे चल लेते हैं थोड़ा सा जी। तो अब मोनेरा के बारे में देख लेते हैं। यार पता ही नहीं लगा, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी और आई डोंट नो क्या हुआ, तो हम देख लेते हैं मोनेरा, ठीक है। यू बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। पहले हम 2 तरह बट जाता है मोनेरा के, आगे 2 डिवीजन है। पहले हम मोनेरा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बेसिक जो है इसका। प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, प्रिमिटिव टाइप है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्ड डीएनए इसका रहता है, जैसे हमारा डीएनए होता है ना, ये न्यूक्लियस में एकदम कॉइल्ड बढ़िया से पैकेजिंग हो रखी होती है, वैसे इसका नहीं हो रखा होता। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, है ना, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास होती है ना, वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल तो है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली डीएनए ही होता है, बाकी ऑर्गेनल्स होते भी नहीं है ज़्यादा, है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रहता है और इसके पास फ्लैजिला होता है। 4 बेसिक शेप हमारे पास इसकी बताई गई हैं। कोकाई यानी कि गोल गोल गोल, बैसिलाई रॉड लाइक, है ना, रॉड लाइक कुछ देखो ऐसा ही है ना, रॉड लाइक ही है, लंबा 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 लंबा। स्पिरिला मतलब देखो घूमा फिरा घूमा फिरा घूमा फिरा, इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, राइट। और जो विब्रियो है हमारे पास, विब्रियो कॉमा लाइक, इंग्लिश में अपना कॉमा वॉमा लगाते हैं ना हम लोग, तो ये कॉमा लाइक है। तो आपको ये चीज़ देखो कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पर आपको क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं और ये आपको पूरा जितना मैंने बताया ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। मोनेरा आगे 2 तरह बट जाता है, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। अभी हम यू बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो यू बैक्टीरिया है वो फर्दर आगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में डिवाइड हो रहा है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हमें पता है कि वो अपना खाना जी खुद बना रहे हैं, और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में भी हमें पता है वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया
हेटरोट्रॉफिक तो हमें पता ही लग गया ना, किसी और पे डिपेंड है, वो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। और ऑटोट्रॉफिक में दो जो हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ के पास हमारे पास एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये चीज़ नोट कर लो, अपनी एनसीईआरटी तो खोल के बैठे हो ना, उसके पास ही लिख लो कि ब्लू ग्रीन एल्गे इज अ फोटोसिंथेटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है और कैरोटेनॉइड्स होते हैं। इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स, जो कि इसको प्लांट में होता है क्लोरोफिल ए, अभी हम आगे ये भी देखेंगे। तो जो क्लोरोफिल ए होता है हमारे पास, ये इसको मदद करता है क्या, फोटोसिंथेसिस टाइप ऑफ करने में। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस दोनों ही हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या मरीन दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, कुछ के पास, इनमें से कुछ के पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं हेट्रोसिस्ट। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसके पास हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं, और हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन। इसके कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जो कि हैं नॉस्टॉक एंड एनाबेना। एनाबेला नहीं बे, एनाबेना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसके बारे में याद रखनी है। फ्रेश वाटर और मरीन दोनों हो सकता है यार, ये चीज़ लिख लेना, और कॉलोनियल और फिलामेंटस दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके बाद से अब ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ है या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसको हम बोल सकते हैं, तो इसका क्या हमारे पास वो है, वर्किंग है। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, लाइक नाइट्रेट को, नाइट्राइट को या अमोनिया को, एनर्जी बनाने के लिए। और ये रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर करवाता है। ठीक, कीमो ऑटोट्रॉफ्स का इतना सा हमारे पास काम है कि ये हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन करवा रहा है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में एक आउटलुक मैं आपको दे देता हूँ कि ये क्या है जी, मोस्ट अबेंडेंट है और ये बेसिकली डीकम्पोजर्स की तरह वर्क करते हैं। कर्ड इनसे बनती है, एंटीबायोटिक इनसे बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, इन लेग्यूमिनस प्लांट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक, कुछ इनमें से पैथोजेनिक हैं, और कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, इस तरह की ये डिजीज़ कर देते हैं। मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे सारी चीज़, और ये अभी मैं जादू करूँगा, चुटकी बजाते ही सब हो जाएगा। ये बजी चुटकी। डिजीज़ लाइक कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, 3 याद रख लो, बहुत है। ठीक है, मोनेरा हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, मोनेरा के बाद अब हम चलते हैं, सॉरी, इसमें एक ऑर्गेनिज्म का जिक्र और होता है हमारे पास मोनेरा में, दैट इज माइकोप्लाज्मा। यार माइकोप्लाज्मा पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और देखो मैं उसको मेंशन करना यहाँ पे भूल गया हूँ, दैट इज़ माय बैड। अभी सब नया नया है, आई विल मैनेज, है ना। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट है, सेल वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग, है ना, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ये है हमारे पास। PPLO के नाम से हम इसे जानते हैं। PPLO की फुल फॉर्म मैं तुमको बता देता हूँ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2 यार, जिंदा रह जाता है ये। और ये डिजीज करते हैं कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों में कर देता है भाई, ये बहुत खतरनाक है। तो आई होप मोनेरा तुमको समझ आया होगा। तो अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो अब किंगडम प्रोटिस्टा में हमें सबसे पहले तो इसके बेसिक फीचर जान लेने हैं, जो कि है ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ इसमें यूकैरियोट्स आएंगे सारे। हमने पढ़ा कि मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसमें सारे यूकैरियोट्स आएंगे। लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि इसमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये अभी तक भी डिफाइंड नहीं है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल किंगडम हमारे पास रहता है। इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस भी हैं, है ना, और सेप्रोफिटिक भी तो है ही है, सेप्रोफिटिक तो है ही है इसमें। तो इसमें कुछ कैटेगरीज आगे बनाई गई हैं और उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करा गया है।
इसमें क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनाइट्स, स्लाइम माउट्स और प्रोटोजोन्स, 5 इसमें आगे और फर्दर तरह की कैटेगरीज हैं, तो हमें बेसिकली वो देखनी है। तो ये लिख लेते हैं, कैन बी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक, है ना। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं जो मैंने 5 कैटेगरीज आपको बताई। वी गॉट किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसमें अब हम सबसे पहले देखेंगे क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स हम देखेंगे, तो क्राइजोफाइट्स में क्या है, इसमें आएंगे हमारे पास डाई एटम्स ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें बेसिकली ये, जिनको हम गोल्डन एल्गी भी बोल सकते हैं इन लोगों को, ठीक है, गोल्डन एल्गी। उसके बाद से डेस्मिड्स, ये 3 नामों से कॉमनली जाने जाते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में हो सकते हैं, फ्रेश और मरीन, ठीक। उसके बाद से अगर हम बात करें, ये वाटर करंट्स में बहते हैं बेसिकली, जैसे जैसे पानी का फ्लो होगा ये उस तरफ चले जाएंगे। इनको बोल सकते हैं कि दे फ्लो इन वाटर करंट, लाइक जिधर भी वाटर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में चलते बनते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं मोस्टली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये अपने फोटोसिंथेटिक रहते हैं, ठीक है। अब इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, इनकी सेल वॉल्स बहुत यूनिक है, यहीं से इनको हम याद रखते हैं। सेल वॉल इनकी होती है सोप बॉक्स डिज़ाइन, सोप बॉक्स डिज़ाइन। अब तुम बोलोगे वो कैसे भाई, देखो ऐसा, जैसे अपना यार साबुनदान नहीं होता, घर पे साबुनदान होता है, ऐसा होता है ना कुछ, इसमें अंदर साबुन रखा जाता है। तो इसकी जो वॉल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, और ये सिलिका से बना है। ये किससे बना है, ये बना है हमारे पास सिलिका से, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं, यानी कि ये टूट नहीं सकती, ठीक है। और एक ना एक दिन तो आता है ना कि हर ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो जब इस किंगडम मोनेरा के और क्राइजोफाइट्स के स्पेशली मेंबर्स मरते हैं, तो क्राइजोफाइट्स वाले क्या करने लग जाते हैं, सिलिका है इनके उसमें सेल वॉल में, सिलिका से बनी है क्योंकि, है ना, सोप बॉक्स डिज़ाइन है हमारे पास, तो वो जो सिलिका है वो जमा होने लग जाता है कहाँ पर, ओशियन के तले पे, यानी कि जो ओशियन का फ्लोर है, ठीक है। सिलिका डिपॉजिट्स, तो जो सिलिका है हमने जैसा देखा, सिलिका डिपॉजिट्स ऑन ओशियन फ्लोर, जो कि क्या बना देता है, ये ही चीज़ बना देती है हमारे पास आगे डायटोमेशियस अर्थ। 12th के बाद ना स्पेलिंग वाली हैबिट चली जाती है, जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये स्पेलिंग ना बिल्कुल ऐसे दिमाग में नहीं रखते हैं हम लोग, हम बस ऐसे एक होता है ना फोटोजेनिक मेमोरी रखते हैं अपने पास, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्राइजोफाइट्स का है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, मतलब ओशियन में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं अपना, ठीक है। डाई आइटम्स इनको बोल सकते हैं हम, गोल्डन एल्गी इनको बोल सकते हैं, डेस्मिड्स इनको बोल सकते हैं। सेकेंडली हम देख लेते हैं भाई सब डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट्स, अच्छा नाम से क्या पता लग रहा है हमको, डाइनोफ्लैजिलेट, डाई मतलब 2, है ना, डाइनो मतलब 2 हो गया, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही यही कि इनके पास 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनी होगा, ठीक है, 1 फ्लैजिला longitudinally and 1 flagella transversely। एनसीईआरटी में देखो एक इमेज दे रखी है, इसके साथ ही यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स लिखा होगा, कुछ ऐसे करके, एक सेकंड, कुछ ऐसे है ना, ऐसा है कुछ, उसके बाद से ऐसे है, फिर ऐसे है, और थोड़ा सा आउटर को निकाल के इसको ऐसे करा हुआ है, कुछ इस टाइप का है ना यार। देखो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं डायग्राम डालना भूल गया हूँ, इसका डाल देना चाहिए था मुझे। अच्छा, अब आप उसमें देखो कि एक फ्लैजिला तो इसका आ रहा है यहाँ से, इस जगह से है, और एक यहाँ से दिखेगा आपको, इसमें बेसिकली ना क्लियर नहीं है इमेज, एक इसी पॉइंट से पीछे की तरफ जाके यहाँ आएगा,
मीन्स एक होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली, एक होगा ट्रांसवर्सली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या याद रखना है डाइनोफ्लैजिलेट में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका यही, इसकी जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल में किस कलर का पिगमेंट होगा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड, उसमें किस तरह का पिगमेंट होगा वो डिसाइड करता है इनका कलर, ठीक है। तो सेल वॉल में वेरियस पिगमेंट्स हैं, ठीक, वेरियस पिगमेंट्स हैं जो कि कलर डिसाइड करेंगे। कलर्स इसमें हो सकते हैं येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक। अच्छा, इसके जो सेल वॉल होती है उसमें बेसिकली क्या है हमारे पास, स्टिफ सेलुलोज प्लेट है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो इसका पूछा गया एग्जांपल है और जो इसमें मेन हाईलाइट है हमारे पास वो है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या करता है, पहली बात तो उसका नाम है हमारे पास गोनुलेक्स, ठीक है। गोनुलेक्स क्या करता है, वो इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर देता है कि जो जहाँ पे वो अवेलेबल होगा, जहाँ पे वो भी सी में अपनी पॉपुलेशन के साथ होगा, वहाँ वो इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा कि वहाँ का जो समुंदर होता है वो लाल दिखने लग जाता है, जिसको हम रेड टाइड्स बोलते हैं। और वो इतने तगड़े टॉक्सिन रिलीज करते हैं कि कई मरीन एनिमल्स उससे अफेक्ट होकर मर जाते हैं। तो इतना सा हमें याद रखना है कि ये टॉक्सिन रिलीजिंग रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है ना, और इसमें याद करने वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो आप सब लोग अगर इसको बराबर बोलते हैं ना रिवीजन करोगे जब कुछ अच्छा लगेगा इस चैप्टर में, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा, टॉक्सिन रिलीजिंग रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स मेक्स सी रेड, ठीक है, याद रखना है। लास्ट में इसका नाम गोन्यूलैक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देख ही रहे हो क्या लिखा है। अच्छा, इसके बाद से हम ले लेते हैं यूग्लेनॉइड्स, ठीक है, जो कि इसी का पार्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा का। तो यूग्लेनॉइड्स में क्या होंगे ये याद रखना है। अब से पहले दो वालों में फ्रेश और मरीन दोनों थे, ये एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर के होंगे, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल। नो सेल वॉल टेक्निकली तो नहीं है ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है लेकिन टेक्निकली तो इनके पास नहीं है ना। नो सेल वॉल, प्रोटीन रिच पेलिकल, पेलिकल लेयर है ये, इसका बहुत ज़्यादा एक यूनिक फीचर है और किसी में नहीं होता है। और ये पेलिकल क्या करता है, इनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी से ये क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से बेसिकली कहीं से भी पास हो सकते हैं, कहीं भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। इनके पास भी दो फ्लैजिला हैं बट वो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल नहीं है डाइनोफ्लैजिलेट की तरह, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, ठीक है। टू फ्लैजिला, लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट। अच्छा, इसके बाद से हम देखते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट, जब तक इन्हें सनलाइट अवेलेबल होती रहेगी, और जैसे ही इनको सनलाइट मिलना बंद होती है ये हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं। स्पेशलिटी देख रहे हो, ये कुछ यूनिक चीज़ है या नहीं है बताओ, है ना। तो इस चीज़ को तुम याद रखो अपने दिमाग में, है ना। ये ये प्रेडेशन करते हैं, फिर हेट्रोट्रॉफ में भी ये प्रेडेटर बन जाते हैं यार। बेसिकली हर बंदा जो हेट्रोट्रॉफ है, हम भी एक तरह की प्रेडेशन ही कर रहे हैं ना। हम प्लांट्स खा रहे हैं, हम चाहे एनिमल्स खा रहे हैं, हम प्रेडेट करके ही खा रहे हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस से नहीं बना सकते क्योंकि हम इंसान हैं, राइट। तो अब इसके बाद से हम इसका लास्ट एक फीचर देखते हैं कि जो पिगमेंट होते हैं ना यूग्लेनाइड के, वो हाइयर प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पिगमेंट समझ रहे हो, पिगमेंट यार सेलुलर लेवल की चीज़ है। अभी हम आगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में ये सारी चीज़ें समझेंगे। आई नो तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं है, बिल्कुल न्यू आ रहा है सब। अभी के लिए बस तुम इतना याद रखो, पिगमेंट्स यार, जैसे पिगमेंट्स, एक क्लोरोफिल है, वो एक प्लांट का पिगमेंट है, यानी कि उसके सेल में वो चीज़ प्रेजेंट है। क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ना। तो इस तरीके से पिगमेंट्स हैं। अभी हम आगे एक बहुत डिटेल में इसको सब कुछ सीखेंगे। अभी तुम इतना याद रखो, इसके पिगमेंट्स आइडेंटिकल हैं टू हाइयर प्लांट, ठीक। हमने यूग्लेनॉइड्स भी कवर कर लिया है अभी। इसके बाद से हम स्लाइम माउल्ट्स देख लेते हैं। स्लाइम माउल्ट्स, तो स्लाइम माउल्ट्स क्या है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कॉल्ड स्लाइम माउल्ट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, डीकेइंग जहाँ पे हो रहा होगा, है ना,
जहाँ भी कोई बॉडी डीके हो रही है या कुछ भी इनको डीकिंग मटेरियल मिल जाता है, उसके आसपास जाते हैं और उसके ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एनगल्फिंग नेचर है इनका, एनगल्फ्स ऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, सूटेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इनके पास एक एग्रीगेशन बनती है, या बोल सकते हो कि इनके कुछ आउटग्रोथ बनती हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम याद रखेंगे ये डेवलप क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम अंडर सूटेबल कंडीशंस। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, जिनकी टिप पर स्पोर आ जाते हैं, और जो स्पोर होते हैं उनके पास ट्रू वॉल होती है। ठीक है, स्पोर्स के पास आ जाएगी ट्रू वॉल, और वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होंगे और वो कई कई सालों तक जिंदा रह जाते हैं। बेसिकली इसके रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये प्लाज्मोडियम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक, और अनफेवरेबल होते ही क्या होगा, अनफेवरेबल में जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, ये डिफरेंशिएट कर जाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज बना देगा। फ्रूटिंग बॉडी का एक पार्ट है, जैसे ये टूट 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 के छोटे 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 बन जाएंगे, और इनकी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो हमने देखा जो सेल वॉल है, ये इसके मुकाबले प्लाज्मोडियम के मुकाबले इनकी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, तो इसीलिए ये कई कई ईयर्स तक जिंदा रह जाते हैं। अब हम देखते हैं जी प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद से हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगा। बेसिकली इसको हम स्पोरोजोआ और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। ठीक है, आई नो यस, मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई ऑटोट्रॉफ फोटोट्रॉफ का सिस्टम ही नहीं रहा मेरे भाई, इसमें हम आ गए हैं सीधा सीधा हेट्रोट्रॉफ। ये सीधा सीधा हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और ये इतने प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल बोले जाते हैं कि हाँ ये एनिमल्स जैसे हैं, थोड़े थोड़े, मतलब हमारी तरह हैं, काम धंधा करना नहीं है, बस इनको प्रेडेशन करके खाना है। अच्छा, अब ये जो प्रोटोजोन्स है ना भाई, ये अपने आप में ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली बात तो ये प्रेडेशन करता है ना, प्रेडेटर है ये, या पैरासाइट है, प्रेडेटर और पैरासाइट। ठीक, उसके बाद से अब हमें इसके अंदर 4 कैटेगरी पढ़नी है प्रोटोजोन्स की। पहली क्या है, एमोबॉइड प्रोटोजोन। एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, इसके मैं थोड़े से पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे एमोबॉइड के। ठीक है, फ्रेश मरीन मॉइस्ट सॉइल। ठीक, प्रेडेशन करेगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। कैसे करेगा, अपना फॉल्स फीड निकाल के, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया फॉर प्रेडेशन, फॉर प्रेडेशन। ठीक, अब उसके बाद से क्या है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं हमें। अमीबा, सब नाम से पता लग रहा है, एमोबॉइड, अमीबा और एंटमीबा। जो इसकी मरीन फॉर्म्स होती हैं उनके पास भी क्या होती है, सिलिका शेल्स। सिलिका शेल्स अभी अभी हमने कहाँ देखी थी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात, अभी अभी हमने देखा था पीछे कि क्राइजोफाइट्स में सिलिका शेल होते थे। ठीक है, तो इसकी भी जो मरीन फॉर्म्स हैं उनके पास भी सिलिका शेल्स उनकी सरफेस पे है, और जो एग्जाम्पल हैं इसके, अमीबा एंड एंटमीबा, है ना, सिमिलर सा है ना, याद रह जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद से हम दूसरे की बात कर लेते हैं, फ्लैजिलेटेड। ठीक, फ्लैजिलेटेड में हमें क्या याद रखना है, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे, इनके पास फ्लैजिला होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्री लिविंग होंगे, मतलब डेड और डिकिंग मटेरियल पे जिंदा रहेंगे, या फिर ये पैरासिटिक होंगे, किसी होस्ट को पकड़ के उसके अंदर बढ़िया सा कोठी बंगला बना के रहेंगे। ठीक है, फ्लैजिला नाम से पता लग रहा है यार, देखो बायोलॉजी ने इस मामले में बड़ी सही है, इसके नाम से काफ़ी कुछ पता लग जाता है। फ्लैजिला है इनके पास। सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक मेंबर होता है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, और वो एक बीमारी करता है, कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कर देता है वो, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, है ना, मैं आगे प्रोटोजोन्स नहीं लग रहा हूँ, लेकिन तुम लोग लिख लेना। ये एक्वेटिक होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ सीलिया की वजह से इनकी मूवमेंट होती है। अच्छा, इनके पास एक कैविटी भी होती है, गुलेट या गलट। गलट हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पेट टाइप बोल लो इनका, है ना, एक पेट टाइप इनके पास होता है जो कि आउटसाइड सरफेस से अंदर तक आता है। और जो फूड होता है ना, वो पानी के साथ मिलके इनके पेट तक आता है, गलट तक आता है और वहीं स्टोर होता है, और उसके बाद से वहाँ से ये अपना खाना निकाल लेते हैं और पानी बाहर कर देते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं यार, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, स्टिल इनके पास देख लो इतना वो होता है। अच्छा, पानी अंदर कैसे आ रहा है, सीलिया, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया से आगे मूव होता है, ये समझो ऑर्गेनिज्म है, थाउजेंड ऑफ सीलिया इसके प्रेजेंट है, आगे मूव होगा, ये छेद है यहाँ पे और अंदर गलट है, ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, उसमें कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ और भी चीज़ें होंगी जिसका फूड होता होगा, है ना, वो अंदर जाके क्या होगा, यहाँ भर जाएगा। यहाँ भरने के बाद से अब ये उसको अंदर से सब कुछ ले लेगा और पानी बाहर कर देगा। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। और इसका मेन एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है पैरामीशियम। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं इसके पास, थाउजेंड सीलिया, गलट है, गलट कैविटी है, ठीक है, और इसके पास एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। ठीक है भाई, अब लास्ट बात कर लेते हैं इसकी, स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोजोन्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये इन्फेक्शन करने वाले हैं, स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, और मेनली ये प्लाज्मोडियम में देखे जाते हैं। मेनली इनका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरियल पैरासाइट है, जो कि मलेरिया करता है ना, जो कि भाई बहुत तगड़ा इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। तो याद रखना है ये क्या है, इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस के साथ साथ स्पोर लाइक स्टेज ये शो करता है। उसके बाद यार इनका जो लाइफ साइकिल है हमने देख लिया कि स्पोर लाइक होता है, एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसके साथ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा 100% एनसीईआरटी से कवर हो चुका है। अब हम अपने अगले किंगडम पे आ जाते हैं, फंजाई पे। फंजाई अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग होता है, इस तरह के ये दिखते हैं, कई तरह के ये होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमें इसमें पढ़ना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, और नॉन वेसिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। ये चीज़ें देखो, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, रट्टा मारने की है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो है मिस कर दिया मैंने, एक्लोरोफाइलस, यानी कि क्लोरोफाइलस। यार क्लोरो का मतलब क्या हो गया, विदाउट क्लोरोफिल, है ना, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं ये, बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक है यार। तो ये वो तो करेंगे नहीं ना फोटोसिंथेसिस, तो एक्लोरोफिलस तो होंगे ही। स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर बनाएंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नॉन वेसिकुलर है, यानी कि वेसिकल्स नहीं होंगे इनके अंदर। यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक ही है, ठीक है। सेल वॉल किससे बना है, चिटिन और फंगल सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चिटिन और फंगल सेलुलोज से इनकी क्या बनेगी, सेल वॉल। रिजर्व फूड मटेरियल जो है इनका ग्लाइकोजन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, मतलब औरों के सर पे ही खाना है इनको। ये इस तरह के हैं, जो बिल्कुल टॉक्सिक टाइप के लोग होते हैं उनको आप फंजाई में बांध सकते हो। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। एसेक्सुअल में क्या होगा, कोनिडिया के स्पोर्स बनते हैं, ये बेसिकली स्पोर्स के नाम है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, बाय oospores, एस्कोस्पोर्स, बसीडियोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो किंगडम फंजाई है हमारे पास, किंगडम फंजाई में भी हमें आगे, इसमें भी हमें आगे 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। किंगडम फंजाई में भी हमारे पास 4 डिवीजन कह सकते हो आपकी दे रखे हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, ठीक। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज, और है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं इसकी ज़्यादातर, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज जो क्या करता है, फाइकोमाइसिटीज देख लेते हैं हम अभी, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे, डीकेइंग वुड पे, राइट, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में। बेसिकली फंगाई
बेसिकली फंजाई जो होता है उसको ग्रो होने के लिए मॉइस्ट, डार्क, हीटेड सी कुछ अजीब सा माहौल चाहिए होता है उसे, है ना। डीकेइंग वुड पे मिल जाएंगे आपको, डैम्प या मॉइस्ट प्लेसेस में मिल जाएंगे। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है कई बार, और अब 11th में भी समझ जाओ कि इसी तरीके का थोड़ा लेवल चलेगा, ठीक है। इनके अंदर माइसीलियम सेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है। माइसीलियम इनके एक तरह के मान सकते हो कि इनर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम देखते हैं तो एक नेटवर्क बनता है हाइफे का। हाइफे इनके सेल्स मान सकते हो आप, बिल्कुल बेसिक यूनिट। उनके नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो वो एसेप्टेट होती हैं और सीनोसिटिक होती हैं, आपको इतना याद रखना है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा वो ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों हैं। एसेक्सुअल ज़ूस्पोर्स से होगा और सेक्सुअल तो हमें पता है गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इनके गैमीट कैसे होते हैं, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। एक अलग है एक अलग है। जो सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस, और जो अलग अलग होंगे उनको हम बोलेंगे एनाइसोगैमस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है अगर इनमें, तो हमें पता है कि सेक्सुअल कब होती है, जब गैमीट का फ्यूजन होता है। और गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर। इनके कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ, म्यूकोर, अल्ब्यूगो, ठीक है। अल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई होती है मस्टर्ड पे, सरसों पे। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में। एस्कोमाइसिटीज़ में हमें क्या पता है, इनको हम कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। सैक फंजाई ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम, ठीक है। बहुत रेयरली यार ये यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, जिसको साइक्रोमाइसिस बोलते हैं हम, और ये आगे जाके ह्यूमन वेलफेयर में बहुत काम आती है। 12th में चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। अभी इतना याद रखो, पेनिसिलियम है इसका एग्जाम्पल। सैप्रोफिटिक हैं, डीकम्पोजर हैं, पैरासिटिक हैं, या फिर कोप्रोफिलस हैं। यार ये सब तो याद रख लोगे तुम। सैप्रो, है ना, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक भी हैं। यार ये कैसे याद रख पाओगे, नई सी चीज़ नहीं आ गई कुछ। कोप्रोफिलस, फिलस का मतलब क्या होता है हमें पता है, लवर। कोप्रोफिलस, और कोप्रो का मतलब होता है हमारा वेस्ट, डंग, काउ डंग, या फिर हमारा वेस्ट, कॉपरस बोलते हैं ना उसे हम लोग, ठीक है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है डंग पे ग्रो होने की। आपने देखा होगा कि जब हमारे नॉर्मल यार कॉलोनीज़ में जो गाय भैंस घूमती हैं वो गोबर कर देती हैं, उनको अगर आप ना उठाओ तो उनके ऊपर एक फंजाई जम जाता है, वो फाइकोमाइसिटीज ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कॉप्रोफिलस होते हैं ये, काउ डंग पे ग्रो कर जाते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स हैं इसमें, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं इसमें, ठीक है। और वो एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, कोनिडिया, कोनिडिया हैं जो कि एक्सोजेनसली बन रहे हैं, मतलब बाहर बनते हैं। तो स्पोर कोनिडिया के बाहर बनेंगे, सेक्सुअल बनेंगे अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर में। और सेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं एस्पोस्पोर्स, ठीक है, अंडर। इसके एग्जाम्पल हैं एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और जो न्यूरोस्पोरा होता है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत यूज होता है, इतना हमें याद रखना है। एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। हमने अभी एस्केमाइसिटीज़ देख लिया है, अब हम देखेंगे बसीडोमाइसिटीज़। मेनली इसमें मशरूम्स हैं, ठीक है। बसीडोमाइसिटीज़ में मशरूम्स हैं, सॉइल में बढ़ते हैं, या फिर लॉग समझते हो ना, कटा हुआ पेड़ का हिस्सा, या फिर ट्रीज़ पे उग जाते हैं, ठीक है। लिविंग प्लांट बॉडीज़ में अगर ये मान लो पेड़ पे उग रहे हैं तो क्या हो गए, एक काइंड ऑफ पैरासाइट हो गए, है ना। सॉइल में उगेंगे, ट्रीज़ पे उगेंगे, पैरासाइट्स हो गए हमारे पास ये। Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Asexual spore नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें हो जाता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन नहीं है इनके पास, बेचारों के पास। इसमें जो रिप्रोडक्शन का एक फंक्शन है वो कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, ठीक है, जो कि यहाँ लिखी है देखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स,
वो भी इसमें हो रहा है, गैमीट तो बन रही है ना इनके, जिसको हम देखो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है इसमें, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी हो रही है, इसका मतलब इसमें गैमीट बन रहे हैं। तो जब प्लाज्मोगैमी होती है और उसके बाद से जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डाइकैरियोटिक बनता है। डाइकैरियोटिक मतलब 2 न्यूक्लियाई होते हैं उसमें, जिससे बसीडियम बनता है। और जब कैरियोगैमी और मियोसिस बसीडियम में होते हैं तो वो 4 बसीडियोस्पोर्स बना देते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ हैं हमारे पास, वो याद रखना। एग्जाम्पल्स, एगरिकस, एगरिकस मशरूम है ये, ठीक है। उस्तिलागो, उस्तिलागो और कुकीना, कुसीनिया जो भी है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये इम्परफेक्ट फंजाई बोले जाते हैं क्योंकि इनमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन ही दिखता है। इनकी जो सेक्सुअल फॉर्म होती हैं यार, इस ड्यूटेरोमाइसिटीज के साथ ना बहुत गलत होता है। बेसिकली जब भी इसकी सेक्सुअल फॉर्म कोई मिलती है तो उसको हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखते, वो दूसरी क्लासेज में चली जाती है इसके। जैसे कि एक बार अगर एक फंजाई करेक्टली आइडेंटिफाई हो गई तो यार वो उसके बाद से ना एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडोमाइसिटीज़ में हमें दिख जाती है क्योंकि उसके फीचर उनसे मिलने लग जाते हैं। बेसिकली जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए इन पे जो होता है ना सेक्सुअल स्टेजेस दूसरे क्लासेज में डाल देते हैं। सेक्सुअल स्पोर बनते हैं कोनिडिया, जिनको हम बोलते हैं। माइसीरियम सेप्टेट और ब्रांच है, और कुछ मेंबर सेप्रोफाइट हैं और कुछ पैरासाइट हैं, और ज़्यादातर इसमें से डीकम्पोजर्स होते हैं कूड़े के, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखो बस, और ये सारी बातें मेरी याद रखो। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। इसी तरीके से हमारा फंजाई कंप्लीट हो गया है। बहुत लंबा है आई नो, इसको एनसीईआरटी की रीडिंग करना विद माय लेक्चर, तुमको श्योरली समझ आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले किंगडम की, जिसके बारे में एक पूरा चैप्टर है। यस, पूरा चैप्टर है इसके लिए। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम अभी हमें बेसिकली इसका सिर्फ एक आउटलाइन देखनी है। यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि फोटोसिंथेटिक है। लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक विच अल्टरनेट विद ईच अदर। इस तरह की लाइफ साइकिल हमें इनमें देखने को मिलेंगी। प्लांट किंगडम के बिल्कुल लास्ट में हम इन साइकिल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। किंगडम प्लांटे जो है वो उसमें एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। हम इसके बारे में प्लांट किंगडम में ही, इससे अगला चैप्टर प्लांट किंगडम ही आएगा, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम को अगर हम देख लें, हेटरोट्रॉफिक है, जैसा कि हमें पता है यार, हम लोग खुद नहीं बना सकते शरीर के अंदर खाना, दूसरों पर डिपेंड है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है हम, क्योंकि मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल हम में एब्सेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और फैट्स, है ना। और कहाँ होता था ग्लाइकोजन, याद करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। एनिमल्स में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है, कोपुलेशन होता है और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इतना इन दोनों किंगडम में याद रखो, क्योंकि इन दोनों में ही अभी आगे भाई साहब इसका पूरा चैप्टर आने वाला है। इसका भी बहुत तगड़ा और भयानक चैप्टर होगा, तो वेट फॉर इट। वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वायरस है, ये प्रायोन्स हैं, और ये हमारे पास वायरॉइड है। तो अब हम इसके बारे में थोड़े थोड़े से आउटलाइंस देख लेते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, यानी कि उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो आउटसाइड द लिविंग क्रिस्टलीन रहता है, जिससे कि वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। जब वो एक लिविंग सेल में एंटर होते हैं तो वो क्या करते हैं वो लोग, वो मशीनरी ऑफ लिविंग सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, जहाँ पे सेल रेप्लिकेट हो रहा है ना, वो वहाँ की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और सेल को इन्फेक्ट करके खुद की भी बहुत सारी कॉपीज़ बना देते हैं, और उसके बाद से भाई साहब आतंक मचा देते हैं। साइंटिस्ट हैं हमारे पास दिमित्री इवानोव्स्काई या फिर डीजे स्काई। उन्होंने क्या करा था, सर्टेन माइक्रोब्स एज यूजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टबैको। उन्होंने मोजेक डिजीज ऑफ टबैको ढूंढी थी। कैसे, ये भी वायरसेस से ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें वायरसेस की, वायरसेस में प्रोटीन्स तो होते ही होते हैं, बट उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, ठीक है। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा
उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। कुछ कॉमन डिजीज जो कि वायरस से होती हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, लीफ रोलिंग इन प्लांट्स एंड कर्लिंग इन प्लांट्स। बैक्टीरिया फीडिंग वायरस भी होते हैं जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का सिंपल क्या मतलब है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे या फिर एनिमल्स पे अटैक करेंगे, ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है वायरस के ऊपर उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट से बना है, कैप्सोमियर से। छोटे छोटे कैप्सोमियर्स मिल के बनाते हैं कैप्सिड को, जो कि अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है वो हमारे वायरस, वायरॉइड्स, लेचन्स, प्रायॉन्स, इनको नहीं क्लासीफाई करता है अपने अंदर कहीं भी। ये बेचारे अलग ही बिल्कुल बिरादरी से बाहर निकाले हुए हैं। वायरॉइड्स के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, ओनली जेनेटिक, ठीक है। प्रायॉन्स के अंदर ओनली प्रोटीन होता है। वायरस के अंदर बोथ अवेलेबल है, ये इनके फ़र्क हो गए, ठीक है। प्रायॉन से एक बीमारी होती है जैकब डिजीज़, ये ह्यूमंस में होती है। और जो वायरॉइड्स होते हैं ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करते हैं, ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ बोल दो इसको, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक चीज़ और होती है जो कि है लिचन। जो लिचन होते हैं हमारे पास, बेसिकली लिचन्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गे और फंजाई के बीच का ये एक सिम्बायोटिक रिश्ता है, म्यूचुअली एक दूसरे के काम आते हैं, जिसमें हम एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबिएंट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबिएंट बोलते हैं, ठीक। जो फाइकोबिएंट होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये खाना बनाता है, और जो फंजाई होता है ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये खाना खाता है। जो एल्गे होता है वो फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए, और जो फंजाई है ये शेल्टर देता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक। ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और खाना खा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये खाना बना रहा है तो ये शेल्टर इससे ले रहा है, शेल्टर नीडेड है इसे, ठीक। फंजाई एल्गे के लिए सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि उसको शायद हार्म कर सकता है। और जो लिचन्स होते हैं ये वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं दोनों ही, यानी कि जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ लिचन्स नहीं हो सकते, तो इसलिए जिस जगह लिचन्स ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, जहाँ पे ये ग्रो नहीं होंगे वहाँ पे पॉल्यूशन होगा। ये एक नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर है। यही इसी के साथ हमने इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल कवर करी है। कुछ पार्ट एनसीईआरटी का ऐसा भी हो सकता है जिसको हमने छोड़ा है, और वो क्यों छोड़ा है, इसीलिए ही छोड़ा है क्योंकि आपके जो थ्योरी में इतने एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जाया जाएगा। और इसके बाद से अब कुछ क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज़ बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा, तो फ़िलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई भी गलती मेरी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और बस बी प्रोडक्टिव एंड अ स्मार्ट वर्कर ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।